हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपनी हाइब्रिड क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्न और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज की सीरीज़ में पहला प्रश्न क्या है। आज की सीरीज़ में पहला प्रश्न हमको दिखा है, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट अशोका। तो ये एकदम स्पष्ट है कि ये मौर्यन डायनेस्टी को लेकर के प्रश्न डेवलप किया गया है। तो इसमें हमको थोड़ी सी बारीकियाँ पता होंगी तो हम इस सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रू पूछा है। ट्रू के लिए हमको बहुत सारी जानकारियाँ पता होंगी, ट्रू या फॉल्स को देखने के लिए तभी कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है, अशोका वाज इंस्पायर्ड बाय पर्शियंस फॉर पिलर एडिक्ट्स। क्या अशोक को स्तंभ लेख लगाने की परंपरा ईरानी राजाओं से मिली? ईरानी राजाओं से मिली, तो हम लोग इस स्टेटमेंट में उनको कहते हैं यस, इसी स्टेटमेंट से उनको मिली। अशोकाज रॉक एडिक्ट्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडेड बाय टी फैंथलर। ये गलत स्टेटमेंट है। टी फैंथलर ने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1750 में। ये डिस्कवर किया था और इनको सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको पढ़ा गया था। टी फैंथलर ने केवल डिस्कवर किया था और 1750 में उन्होंने मेरठ में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज अशोकाज रिकॉर्ड्स वर फाउंड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओनली। अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया है तो पता होगा कि अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं वो केवल ब्राह्मी में नहीं मिले हैं। अलॉन्ग विथ ब्राह्मी, खरोष्टी एंड आर्मेक। आर्मेक मीन्स मोर देन वन लैंग्वेज वी हैव द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के शिलालेख रिकॉर्ड्स हमको एक से ज़्यादा भाषा में मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अशोका वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम चाइल्डहुड। क्या अशोका बचपन से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि अशोका के बुद्धिस्ट बनने के पीछे 3 थ्योरी चलती हैं। एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है दीपवंश। तो दीपवंश में ये लिखा है कि जैसे ही अशोक राजा बनता है, आफ्टर हिज कोरोनेशन, जैसे ही उसका राज तिलक होता है, उसके 4 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ा समारोह बुलाया जाता है और वहाँ पर एक प्रवचन चलते हैं। उस प्रवचन को देते हैं निग्रोथ। निग्रोथ प्रवचन कहते हैं, जो जीवन को बदलने वाले प्रवचन होते हैं। उससे इंस्पायर होकर के अशोका बुद्धिस्ट बन गया। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है महावंश के अनुसार कि अशोका ने अजीबक संप्रदाय के जो थे मोगली पुत्र तिश, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और तीसरी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये कहती है कि अशोका ने बौद्ध धर्म की दीक्षा एक बौद्ध भिक्षु से ली जिसका नाम था उपगुप्ता। ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है, जिसका विवरण हमको हर्ष हेनसांग के विवरण में मिलता है। हेनसांग जो चाइनीज़ ट्रेवलर है उसके विवरण में मिलता है। तो वहाँ से हमको ये पता लगता है। मैं पर्शियन पिलर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ हम लिखते हैं पर्शियन पिलर और ये है मौर्यन पिलर। और मौर्यन पिलर की मैं बात करूं तो किसी और ने नहीं लगवाए, केवल अशोका ने ही लगवाए। पर्शियन पिलर में पहला डिफरेंस ये होता है कि पर्शियन पिलर एक सिमेट्रिकल शेप में होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। अगर हम इनकी बात करेंगे मौर्यन पिलर की, तो ये कॉनिकल होते हैं ऊपर जाते साथ। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो पर्शियन पिलर हैं वो एक पत्थर से नहीं बनाए जाते हैं, बहुत सारे पत्थरों को सेट करके एक के ऊपर एक रखने के बाद उनको पिलर की संरचना दी जाती है स्तंभ की। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मौर्यन पिलर, दे आर मोनोलिथिक। वो नीचे से ऊपर एक ही पत्थर को तराश के बनाए जाते हैं। तो मोनोलिथिक को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको एकाश्म कहते हैं। अश्म यानी पत्थर, एक यानी एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं। तीसरा कि जो पर्शियन पिलर हैं ये महलों के अंदर लगाए जाते थे, महलों की बाउंड्री में लगाए जाते थे। अशोका के जो पिलर हैं वो महलों की बाउंड्री में नहीं होते थे, बल्कि चौराहों पर पब्लिक को मैसेज देने के लिए लगाए जाते थे। और अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो जो पर्शियन पिलर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, जबकि अशोका के पिलर सीधे के सीधे ज़मीन पर से स्टार्ट होते थे, उनके नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था। एक बड़ा डिफरेंस कि पर्शियन पिलर को माउंट करने के लिए किसी ह्यूमन फिगर का यूज़ किया जाता था। अशोका ने अपने किसी भी पिलर को माउंट करने के लिए ह्यूमन फिगर का यूज़ नहीं किया है। अशोका ने केवल एनिमल फिगर का यूज़ किया है। एज यू कैन सी लॉइन, एज यू कैन सी बुल, एज यू कैन सी पिकॉक, एज यू कैन सी एलिफेंट।
तो अशोका के स्तंभ लेखों पर पशुओं की आकृति मिलेंगी, जबकि पर्शियन यानी ईरानी स्तंभों पर आपको मनुष्यों की आकृतियां भी मिलती थी। तो एक बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के इस प्रकार के प्रश्न डिफरेंस को लेकर के पूछे जाते हैं। तो देयर शुड बी एवरीथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग पिलर्स एंड देयर डिफरेंसेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच जनरेशन ऑफ बोधि ट्री इज अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम? बोधि ट्री आप लोग जानते ही होंगे सब लोग। बोधि ट्री, उस ट्री को, बोधि यानी कि ज्ञान, नॉलेज ट्री भी कहते हैं इसको। ये वही ट्री है जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट मिला। अब इसमें पूछ रहा है कि उसकी जनरेशन, तो व्हाट डज इट मीन बाय द जनरेशन ऑफ अ ट्री? मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ, उस जब अशोका बुद्धिस्ट बना तो उस पेड़ को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया, उसको बड़ा संरक्षण दिया गया। लेकिन अशोक की एक रानी जिसका नाम था तिष्य रक्षिता ने अशोक के साम्राज्य और राजधानी से बाहर जाने के बाद चोरी से उस वृक्ष को कटवा दिया। तो इसकी जो पहली जनरेशन थी, उस जनरेशन को तिष्य रक्षिता ने कट करवा दिया, उसको कटवा दिया। लेकिन देखिए ऐसा विधान आया कि उसी की जड़ों में से फिर से एक नया पेड़ निकला, वो थी उसकी सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन लगभग 800 सालों तक रही और उसको एक उड़ीसा और बंगाल के बीच में जो रीजन था, एक गोंड रीजन था, वहाँ के एक रूलर शशांक ने कटवा दिया। शशांक ने उस वृक्ष को कटवा दिया और दूसरी जनरेशन भी उस पेड़ की हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये तिष्य रक्षिता ने इस पेड़ को नहीं कटवाया था पहली जनरेशन को, और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो इस पेड़ की कुछ टहनियाँ उनको दी थी। सम ब्रांचेस ऑफ ट्री, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री वर गिवन टू संघमित्रा एंड महेंद्रा टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म एंड दे बोथ रीच टू श्रीलंका। ये दोनों श्रीलंका पहुंचे और दोनों ने श्रीलंका के अनुराधापुर में ये वृक्ष लगवाया, और जो अभी भी लगा हुआ है श्रीलंका के अनुराधापुर में, वो फर्स्ट जनरेशन के वृक्ष की शाखाएं वहाँ पर लगी हैं। वो बहुत बड़ा वृक्ष है। ये जब कुछ सालों के बाद, लगभग 800-900 वर्षों के बाद, जब उस शशांक ने उसकी जड़ें भी जलवा दी थी उस वृक्ष की, सेकंड जनरेशन की, लेकिन फिर से वहाँ से कॉपल फूटे और फिर से एक पेड़ निकला, और वो थी उसकी थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन थोड़ी ही बड़ी हुई कि 1876 में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो नेचुरल क्लाइमेटी और आपदाएं आई, उससे वो पेड़ ऑटोमेटिक नष्ट हो गया। छोटा सा था तो थोड़ी सी आपदाओं में, आंधी तूफान बारिश में वो नष्ट हो गया और वो पेड़ नहीं बचा। लेकिन इस पेड़ के महत्व को स्वीकार करते हुए अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर कनिंघम ने 1880 में उस अनुराधापुर से उस वृक्ष की शाखाएं फिर से मंगवाईं और उसको फिर से स्थापित किया। आज वो वृक्ष वहीं बौद्ध गया में लगा हुआ है और कुछ शाखाएं उसकी सांची भेजी गई, जो सांची में भी लगा हुआ है। तो आज हमारे पास जो जनरेशन अवेलेबल है वो कौन सी है? फोर्थ जनरेशन ऑफ बोधि ट्री इज अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम। अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। प्रश्न देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा था, आप देखेंगे कि हमारे पास उसकी फोर्थ जनरेशन अवेलेबल है। और कैसे अवेलेबल है? मैंने जर्नी बताई कि फर्स्ट जनरेशन को तिष्य रक्षिता ने कटवाया था किसी से, और दूसरी जनरेशन को शशांक ने, और तीसरी जनरेशन नेचुरल क्लाइमेटी में नष्ट हो गई, और जो फोर्थ जनरेशन है वो हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक, और पहली जनरेशन का जो शाखा थी वही अनुराधापुर में महेंद्र और संघमित्रा उसको लेके गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग्स टू मौर्यन कोर्ट? इनमें से किसका संबंध मौर्य दरबार से नहीं है? आपको पता है मौर्य दरबार 322 BC से शासन करना शुरू करता है, और पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, और वहाँ से लेकर के 185 BC तक मौर्यों का रूल रहता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के बाद दशरथ, संप्रति, शशिलूक, देवबर्मन और आखिरी में बृहद्रथ, शतधनुष, उसके बाद बृहद्रथ। इतने रूलर्स ने उसमें शासन किया 185 तक। अब इनके दरबार में किस किस ने यात्राएं की, इनको हम लोग देखते हैं। पहला है मेगास्थनीज। पहले ये पता होना चाहिए मेगास्थनीज कहाँ से आया, तो इसको भेजा था सेल्यूकस ने। और सेल्यूकस कौन था? ग्रीक।
ग्रीक, जिसको कहेंगे हम लोग यूनानी। एक यूनानी राजदूत सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इसकी फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिका। इसकी जो फेमस बुक है उसका नाम है इंडिका। और इंडिका कंसिस्ट ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो पहला है कि ये मौर्यों के दरबार से संबंधित है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। दूसरा है डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, जो कि रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त का बेटा था। बिंदुसार के दरबार में आया, लेकिन ये आया कहाँ से? ही वॉज फ्रॉम सीरिया। सीरिया के राजा थे एंटियालकीट्स, उन्होंने इसको यहाँ भेजा था, एंटियालकीट्स ने। तो ये सीरिया से आया है, वो ग्रीक यूनान से आया है। और तीसरा कौन है? डायनोसियस के बारे में ये कह सकते हैं कि ये अशोक के दरबार में रहा और ये ना तो सीरिया से आया और ना ही ये ग्रीक से आया। ये यूनानी भी नहीं है और सीरियन भी नहीं है। ये एक मिस्र से आया, मिस्र, जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। ये इजिप्ट से आया और अशोक के दरबार में आया। टॉलेमी, इसमें पी साइलेंट है, इसको टॉलेमी पढ़ते हैं। टॉलेमी किसी के दरबार में नहीं आया, ये हिस्टोरियन है और ये कभी भारत की यात्रा पे नहीं आया है टॉलेमी। तो इसका संबंध किसी भी दरबार से नहीं है, मौर्यन तो छोड़ो, किसी भी दरबार से संबंधित नहीं है। हमारा उत्तर होगा टोलोमी। तो टोलोमी का संबंध मौर्यन कोर्ट से नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि किसके दरबार में कौन कौन आया और कहाँ से आया, किसने भेजा। अगर हम अशोका की बात करेंगे, इस रूलर को, तो इसको फिलाडेल्फस ने भेजा था। फिलाडेल्फस जो इजिप्टियन किंग थे, उन्होंने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से हमको सत्य कथन छांटना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, मैक्स मुलर डिस्क्राइब्ड अराइवल ऑफ आर्यंस इन 2500। मैक्स मुलर ने भारत में आर्यों के आगमन के काल को 2500 ईसा पूर्व माना है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहूँ तो मुझे ये जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ आर्यों के आगमन को 3 लोगों ने डिफाइन किया है। एक मैक्स मुलर हैं, दूसरे बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हैं विंटर नेट्स। इन 3 लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो जो मैक्स मुलर है, इन्होंने कहा है कि आर्य निश्चित ही 1500 बीसी में यहाँ आए होंगे। तो उन्होंने तो ये बताया, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बीजीटी ने ये कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने, कि आर्य यहाँ पर 6000 बीसी में आए होंगे, 6000 ईसा पूर्व में आए होंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता लगा कि तिलक ने भी कुछ समय दिया है। विंटर निट्स की बात करेंगे तो इन्होंने कहा है 2500 बीसी में। ये सब बीसी हैं, ईसा पूर्व हैं, इतने ईसा पूर्व में ये लोग आए हैं। तो निश्चित ही समझ जाएंगे ये आर्यों का स्टेटमेंट, ये मैक्स मुलर का नहीं है। यहाँ पर जिसने भी इसको यूज़ किया है वो विंटर निट्स का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो गया, हमको ट्रू छांटना है। दूसरा है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक डिस्क्राइब्ड सदर्न पोल एज ओरिजिन प्लेस ऑफ आर्यन। तिलक ने यह कहा है कि आर्य जहाँ से आए थे वो दक्षिणी ध्रुव से आए थे। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये कन्फ्यूजन के लिए है, दक्षिणी ध्रुव से हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है। तिलक ने ये जरूर कहा, तिलक की एक फेमस बुक थी जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उसमें उन्होंने लिखा है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस भी उनकी बुक है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आर्य नॉर्दर्न पोल से आए थे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए पोल लिख दिया गया है, सदर्न नहीं है, वहाँ नॉर्दर्न होता तो स्टेटमेंट सही होता। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा कैसा होगा? रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट है, दयानंद सरस्वती डिस्क्राइब्ड तिब्बत एज ओरिजिन प्लेस ऑफ आर्यंस। दयानंद सरस्वती ने हिस्टोरिकल इंडिया, उनकी जो बुक थी, और एक और बुक थी उनकी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन 2 किताबों में उन्होंने इसको लिखा है कि आर्यों का जो प्लेस है वो तिब्बत से ही निकले होंगे। ठीक, तो ये एक्सेप्टेबल है और ये स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा सही है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग करेक्ट मानेंगे, सही है। और डी है AC दास, अविनाश चंद्र दास, इनकी बुक का नाम है ऋग वैदिक इंडिया। AC दास ने समझाया कि जर्मनी से निकले थे आर्यंस, नहीं, जर्मनी से आर्य आए हैं ऐसा केवल एक ही व्यक्ति ने कहा था, पेंका ने। ऐसा पेंका ने कहा था कि जर्मनी से आर्यों का आगमन हुआ है। AC दास ने कहा है कि आर्यों का आगमन
सैंधव प्रदेश से हुआ है, सप्त सैंधव प्रदेश से हुआ है। तो आपको देखा कि 3 स्टेटमेंट एकदम से गलत हो गए, एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आर्यों की उत्पत्ति और वैदिक कल्चर को लेकर के आपके पास नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जाती है कि वैदिक काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर डाले जाते हैं और उनको परीक्षाओं में हमारे पास क्रिस्टल क्लियरिटी उसके नॉलेज को और डाउट उसको लेकर होनी चाहिए कि कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आसानी से कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम क्रिस्टल क्लियर हैं तो कन्फ्यूजन की कोई चांसेस नहीं बनते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने सच ढूंढा था, अब हम ये देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड लॉर्ड शिवा एज हरकुलस। हरकुलस तो कहा है मेगास्थनीज ने भारतीय देवताओं को, लेकिन भारतीय देवताओं में उन्होंने हरकुलस विष्णु को कहा है, शिव को नहीं कहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उन्होंने शिव को कहा है डायोनोसस, शिव को उन्होंने डायोनोसस कहा है और विष्णु को कहा है हेराक्लिस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और हमको शायद गलत ही देखना है। दूसरा देखते हैं पहले। ओल्डेस्ट रिलीजियस सेक्ट ऑफ इंडिया इज शैविज्म। भारत में सबसे पुराना धार्मिक संप्रदाय शैव संप्रदाय है। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि शैवों का एक संप्रदाय पाशुपति भी है, पाशुपति, और इसके लक्षण हमको IBC से ही मिल जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये सही है। वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा एग्जिस्ट इन IBC। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लॉर्ड शिव की, भगवान शिव की पूजा होती थी? बिल्कुल सही है, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले ही मैंने आपको बोला है। ओल्डेस्ट एडिक्ट ऑफ भगवत रिलीजन इज गरुण स्तंभ। ये गरुण स्तंभ MP के विदिशा में स्थित है और ये सबसे पुराना और एकमात्र ऐसा पहला शिलालेख है, या उसको रिकॉर्ड्स कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, जो भागवत धर्म के लिए बनाया गया। भागवत धर्म के लिए जब शुंग वंश का यहाँ पर शासन था और शुंग वंश के राजा यहाँ पर भागभद्र यहाँ पर शासन करते थे, उस समय हेलियोडोरस यहाँ पर आया था। हेलियोडोरस ग्रीक आया था, उसने यहाँ पर भागवत धर्म से प्रभावित होकर के विदिशा में एक स्तंभ बनवाया था, जो आज भी वहाँ बना हुआ है। उस स्तंभ पर उन्होंने 3 शब्द लिखवाए थे, दम्भ, छत्र, अहम। 3 शब्द उसने लिखवाए थे और वो भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म की प्रेरणा महाभारत से ली गई है। भागवत धर्म विष्णु को ही समर्पित है, लेकिन भागवत के रूप में। इसी भागवत धर्म से 7वीं शताब्दी तक आते आते वैष्णव धर्म निकला, वो भी विष्णु को ही समर्पित है। तो भागवत पहले आया है, वैष्णव धर्म बाद में आया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो आप समझ गए होंगे। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, तो हमारा उत्तर भी यही होगा। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ दीज पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज आल्सो नोन एज ए क्वींस एडिक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अशोका के कौन से पिलर को, कौन से स्तंभ को रानी का स्तंभ भी कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं अशोका के एडिक्ट्स के बारे में या रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए, अशोका के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले रिकॉर्ड हैं उनके पिलर्स, ये पहले हो गए, और दूसरे रिकॉर्ड हैं उनके रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख, और तीसरे रिकॉर्ड हैं केव एडिक्ट्स, इसका मतलब है गुहा लेख। इसको कहेंगे स्तंभ लेख, ये शिलालेख और ये गुहा लेख। ये 3 तरह के अशोक के बारे में मिले हैं। पिलर की बात करूंगा तो इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। शिलालेख की भी 2 कैटेगरी हैं, लेकिन गुहा लेख की कोई कैटेगरी नहीं है, वो बहुत कम मिले हैं। जैसे गुफाएं बनवाई गई थी, कर्ण चौपड़ की गुफा बनवाई गई, सुदामा की गुफा बनवाई गई, विश्व झोंपड़ी की गुफा बनवाई गई। अब जो स्तंभ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, हिंदी में कहते हैं बृहद, इंग्लिश में कहते हैं मेजर। हिंदी में कहते हैं लघु और इंग्लिश में कहते हैं माइनर। तो किसी भी स्तंभ को मेजर और माइनर कैसे बांटेंगे, इस बारे में आप समझिए बहुत कम जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि अशोका के किसी भी पिलर में अगर अशोका की पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा गया है तो वो माइनर होता है। उसकी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे माइनर कहते हैं, खंबे के ऊपर अगर लिखाया गया है। और अगर उसमें अशोका ने जनता के कल्याण की बात कही है तो फिर हम उसे कह देते हैं कि ये मेजर
एडिक्ट्स है या मेजर आर्टिकल है या मेजर रिकॉर्ड है अशोका का। तो लघु और बृहद होने में यही डिफरेंस है। अगर वो जन कल्याण के लिए है तो फिर वो बृहद है, और अशोका के खुद के बारे में है तो वह लघु हो जाएगा। ठीक पिलर भी होंगे और शिलालेख भी ठीक ऐसे ही डिवाइड होते हैं। तो अशोका के जो मेजर पिलर हैं, मेजर पिलर की संख्या है, मेजर रिकॉर्ड्स की संख्या है 7 और इनकी संख्या है लगभग 5। अगर हम इस 7 को देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, हमको सबसे पहले अशोका का एक मिलता है प्रयाग से मिलता है, और एक अच्छा पिलर है प्रयाग में, उसको आप जाएंगे जब इलाहाबाद देखने के लिए तो उसमें ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ मिलता है, छोटा सा पैराग्राफ, और वो अशोका ने लिखवाया है, इसलिए उसको कहते हैं अशोका का मेजर रिकॉर्ड्स, पिलर रिकॉर्ड्स फर्स्ट। उसी पिलर पर एक और लिखा हुआ है जो अशोका की रानी कौरुबाकी ने लिखवाया है। अशोका की रानी कौरुबाकी ने उस पर ही लिखवाया है, उस पिलर पर भी। तो उस पिलर से 2 रिकॉर्ड मिले हैं, मौर्यों के काल के ही हैं, एक राजा का है एक रानी का है, इसलिए इस पिलर को रानी का रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, रानी का पिलर भी कहते हैं इस पिलर को। और वो रानी कौन सी है? कौरुबाकी। कौरुबाकी ने इसके बारे में लिखा है। तो कौरुबाकी के हमको अशोका के 2 रिकॉर्ड्स यहां से मिल जाते हैं। दूसरा रिकॉर्ड अशोका का मिलेगा दिल्ली से, और तीसरा भी दिल्ली से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही पहले दिल्ली में नहीं थे, ये पहले था मेरठ में और ये था टोपरा, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर। इन दोनों को मेरठ से निकाल करके दिल्ली और इसको टोपरा से निकाल करके दिल्ली ले गया FST, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक इसको यहाँ से वहाँ ले गया, इसलिए इनको कहा जाता है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। 3 हुए। चौथा मिलेगा लौरिया नंदनगढ़ से, 5वां मिलेगा लौरिया अर्राज से, और 6वां मिलेगा रामपुर से। इसको रामपुरवा कहते हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर 7 रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा, पहले रिकॉर्ड से मेरे को 2 मिले थे, एक राजा का एक रानी का, इसलिए उसको कहते हैं डबल में काउंट करते हैं। तो अशोका के 7 मेजर बृहद शिलालेख 6 जगहों से मिले। ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, 6 जगहों से 7 शिलालेख स्तंभ लेख अशोका के मिले हैं, यानी 7 डिफरेंट पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्कवर्ड फ्रॉम द 6 डिफरेंट प्लेसेस। 6 जगहों से मिले हैं, जिसमें से एक ऐसा है जिसे रानी का पिलर भी कहते हैं, उसका नाम है प्रयाग। तो प्रयाग एक रानी का पिलर भी है जो हमको इलाहाबाद से मिला है। आप उसको जाएंगे तो आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वैसे आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही छोटे वाले अशोका के पिलर है, उनमें एक सारनाथ का पिलर है, एक सांची का पिलर है। ये लघु में आता है, सांची का मेजर नहीं है, माइनर में आता है। सांची माइनर है, सारनाथ माइनर है, और सारनाथ तो बहुत फेमस है, हमारा नेशनल एम्बलम वही है जिस पे 4 शेर लगे हुए हैं, वो सारनाथ से ही लिया गया है। इसके अलावा कौशाम्बी से मिलता है, निगलीवा से मिलता है, निगलीवा जो नेपाल में है वहाँ से मिलता है, और नेवर्तियान का भी मिलता है, वो भी नेपाल से ही मिलता है हमको। तो 5 उसके अशोका के बारे में। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जो रानी का है वो भी माइनर है, तो उसको काउंट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे, लेकिन उसको यहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अशोका के पिलर्स के बारे में पूछा है कि किसको क्वींस एडिक्ट्स यानी रानी का पिलर भी कहा गया, तो उसका आंसर होगा प्रयाग। और ये आपको पता है ये भी बिहार में, ये दोनों दिल्ली में है जैसे लिखा हुआ है, ये बिहार में। और पूछेंगे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अशोका के पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, तो बिहार, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर लौरिया नंदनगढ़ बिहार में, लौरिया अर्राज बिहार में, रामपुरवा बिहार में, 3 बिहार में एक ही जगह से मिले हैं, चंपारण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है देयर वर 6 प्रोविंसेस इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यकालीन प्रशासन में 6 प्रांत थे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मौर्यकालीन प्रांत में इसको ऐसे समझिएगा कि सबसे बड़ा प्रांत था जिसको कहते थे उत्तरापथ, और इसकी राजधानी होती थी तक्षशिला, ये पहला हो गया। और दूसरा था दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी होती थी सुवर्णगिरी। और एक होता था अवंती, जिसकी राजधानी होती थी उज्जैनी। तो 1 2 3, और एक था प्राची जिसकी राजधानी थी मगध, 4, और आखिरी में जोड़ा गया कलिंग, और इसकी राजधानी थी तोशली। तो 1 2 3 4 5, तो मौर्य काल में टोटल कितने प्रांत हुए? 5। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हुआ? गलत। मौर्य काल में
6 प्रांत नहीं थे, 5 प्रांत थे, मैंने नाम भी बताए उनके। ठीक, अगला स्टेटमेंट है चाणक्यवाज अपॉइंटेड एज अमात्य बाय अशोका। चाणक्य को अशोक ने अमात्य के रूप में नियुक्त किया। तो ये अगर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि चाणक्यवाज बॉर्न इन 75 BC। चाणक्य का जन्म 375 BC में हुआ एंड ही डाइड बाय दी 283 BC, और 283 BC में उसकी डेथ हो गई, और अशोका राजा बना है 272 में। तो लगभग उसके 10 साल पहले उसकी डेथ हो गई है ना, 10 साल 11 साल पहले उसकी लगभग डेथ हो गई है, अशोक के राजा बनने से पहले ही। तो अशोक चाणक्य को कुछ भी अपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, सतधनुषबाज लास्ट मौर्यन रूलर। क्या मौर्य वंश का आखिरी रूलर सतधनुष था? नहीं, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अशोका, और अशोका के बाद आते हैं दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद शशिलूक, और इसके बाद देवबर्मन, और देवबर्मन के बाद सतधनुष, और सतधनुष के बाद बृहद्रथ। तो आखिरी रूलर कौन है? बृहद्रथ ये नहीं है, सतधनुष नहीं है, ये सेकंड लास्ट। नेक्स्ट, समाहर्ता वाज द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इन मौर्यन कोर्ट। क्या वह सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी था? यस, समाहर्ता सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी था जो सभी जगहों से टैक्स कलेक्ट करता था। तो मौर्यन प्रशासन के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने सत्य स्टेटमेंट को, ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, सत्य या असत्य छांटने के लिए नॉलेज, बेसिक और क्रिस्टल क्लियरिटी ये सब होना चाहिए, वरना हम किसी भी एक स्टेटमेंट में कन्फ्यूज हो जाएंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे। एक प्रश्न को करने में लगना चाहिए 1 मिनट, और हम और प्रश्न को करने में लगा देते हैं लगभग 3 से 4 मिनट, और तब भी हम उसके सफल होने के या उसको सही लगाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला ये रखिए हमेशा, वेन एवर यू स्टार्ट योर स्टडी देयर शुड बी क्रिस्टल क्लियरिटी, नॉट लेट द टॉपिक टू अलोन, आई एम गोइंग टू स्टडी अगेन एंड अगेन दीज आर टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक को इतना मत छोड़िए कि हम उसे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में तैयार कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। एट द टाइम टॉपिक को तैयार करिएगा तो वो जल्दी से तैयार होगा, डिले नहीं करना है टॉपिक को। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, एट विच टाइम पीरियड मनुस्क्रिप्ट वाज कंपोज्ड। बताइए, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? ये सरल प्रश्न है। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड नहीं, मौर्यन पीरियड में इंडिका लिखी गई और अर्थशास्त्र लिखा गया, और अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा। ड्यूरिंग शुंग पीरियड ब्राह्मणों का बोलबाला था, और मनु एट ड टाइम कंपोज्ड मनुस्क्रिप्ट, ये शुंग के शासनकाल में लिखी गई, और शुंग शासन में तब आते हैं जब मौर्यों का अंत हो जाता है। ड्यूरिंग कर्ण पीरियड नहीं, कर्ण का शासनकाल बहुत छोटा था, उस समय कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। ड्यूरिंग सातवाहन, सातवाहनों के टाइम पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले राजवंश का नाम सातवाहन वंश है, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी फास्ट, बिम्बकर्णी जैसे अनेक शासक हुए, चतुर्थ पुलमावी शासक हुए। इसमें बहुत सारे वंश के शासकों ने, बहुत सारे शासकों ने लंबे समय तक शासन किया है। और जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को यूनाइट किया था, ब्राह्मणों की सत्ता के समय पर भारत को यूनाइट करने का काम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। तो ये ग्रेट रूलर्स थे उस समय के। नेक्स्ट अगला है, विच इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज एज रूल इन मगध। मगध में शासन करने वाले राजवंशों को पहचानिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो डायनेस्टी मिलती है वो हर्यक डायनेस्टी के बारे में मिलता है, जिसने 545 से 412 545 से 412 BC तक शासन किया। ये कौन सा है? हर्यक डायनेस्टी। इसके बाद आते हैं शिशुनाग। शिशुनाग या इसको नाग भी कहते हैं। दे रूल फ्रॉम 412 BC से लेकर के 344 BC तक ये इन्होंने शासन किया। और इसके बाद आते हैं नंद। नंद 344 से 322 तक शासन किया। और इसके बाद आते हैं मौर्यन। मौर्यन 322 से लेकर के 185 BC तक शासन किया। ठीक, देख लेते हैं
पहला हर्यक है, दूसरा शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर उसके बाद मौर्यंस हैं। मौर्यंस के बाद आते हैं सुंग। सुंग 185 से लेकर के 73 बीसी तक इन्होंने शासन किया है। देखते हैं इसमें पहला है सुंग और सुंग के बाद आते हैं नंद। ये गलत होगा क्योंकि सुंग तो मौर्यों के बाद आए थे। फिर है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद आते हैं, नंद के बाद शुंग आते हैं, नहीं नंद के बाद पहले मौर्य आएंगे फिर शुंग आएंगे। शिशुनाग आएगा फिर नंद आएंगे, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। ये आंसर सही होना चाहिए। शिशुनाग फर्स्ट, नंद सेकंड, मौर्यन और उसके बाद शुंग। तो ये आंसर हमारा सही होगा। दिस वन इज द करेक्ट। शुंग नंद अब करेक्ट हमने ढूंढ लिया है, तो ये टाइम पीरियड भी मैंने लिख दिया है। तो ये जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कुछ राजाओं का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में डेट एंड टाइम पीरियड इज़ एवरीथिंग। अगर आपको डेट और टाइम पीरियड पता है तो हिस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसकी आइडियोलॉजी पता होना चाहिए। जैसे आजकल के प्रश्न आ रहे हैं, धीरे धीरे करके यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो आइडियोलॉजी पूछ रहे हैं, और आइडियोलॉजी पूछने के लिए हम सॉल्व करने के लिए हमको बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियरिटी चाहिए। नेक्स्ट, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसर ऑफ सातवाहन। सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी किसे नहीं माना जाता है? तो देखिए, जब मौर्यों के बाद शुंग ने शासन किया, शुंग के बाद कण्व ने किया, कण्व के बाद सातवाहन ने किया, तो जब सातवाहन वंश का समाप्ति होने लगी तो सातवाहन वंश की कुछ शाखाएं निकली। एक शाखा निकली जिसको कहते थे अभीर, और उसका क्षेत्र था नासिक। वो नासिक के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हो गए। एक और शाखा थी जिसको कहते थे, जो विदर्भ में निकली, और उसको कहते थे वाकाटक। ये भी ब्राह्मण है, ठीक। एक और शाखा है जो दक्षिण पूर्व में निकली, उसको कहते थे पल्लव। एक शाखा उत्तर पूर्व में निकली जिसको कहते थे कुंतल, कुंतल उत्तर पूर्व में। और एक शाखा आंध्र प्रदेश में निकली जिसे कहते थे इक्ष्वाकु। तो 1 2 3 4 5 उत्तराधिकारी हैं किसके? सातवाहन के। कौन सा नहीं होगा? वाकाटक है, बिल्कुल सही है। चालुक्य नहीं है, पल्लव है, इक्ष्वाकु है। इसमें आपको चालुक्य कहीं नहीं दिखेगा। तो ये सब उनके सक्सेसर हैं, इसलिए इसका उत्तर निकालना आसान है। और अगर कोई ये पूछे परीक्षा में, ये प्रश्न भी आ सकता है कि सातवाहनों के सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन हुए, तो उसका उत्तर वाकाटक होगा। वाकाटकों का जो फाउंडर था विंध्य शक्ति, उसने सातवाहनों जैसे ब्राह्मण साम्राज्य को फिर से स्थापित करने का कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, व्हाट डज इट मीन बाय धम्मा ऑफ अशोका। ये आपको पता है कि अशोका ने अपने शासनकाल में एक धम्म घोषित किया था। तो बहुत से लोग उसमें डाउट करते हैं कि धम्म क्या है, नियम है, आदेश है, क्या है। तो अशोका ने, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि अशोका प्रेजेंटेड अ कोड ऑफ कंडक्ट इन पाली स्क्रिप्ट टू कंट्रोल एंड टू प्रोवाइड मोरल वैल्यूज टू हिज पीपल्स इज कॉल्ड धम्मा ऑफ अशोका। उसको पाली भाषा में आप सिन्वे बहु कथाने दया दाने सोचे माधवे साधवेश के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है, एक संहिता बनाई है। तो उसका सही आंसर होगा एक संहिता। एक पुस्तक नहीं है, आदेश भी नहीं है, अभिलेख भी नहीं है। अगर यहाँ संहिता ऑप्शन में नहीं है तो आप आदेश के साथ जा सकते हैं। संहिता ऑप्शन में नहीं है तो आप आदेश के साथ जा सकते हैं। अगर संहिता है ऑप्शन में तो उससे अच्छा कोई, संहिता मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। तो अशोका ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा को शांति पर आधारित एक संदेश जारी किया, एक संदेशों पर आधारित नियम विकसित किए जिन्हें अशोक का धम्म कहा गया। तो दैट इज गुड आंसर इज कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट वन नहीं, आज के लिए इतना ही था। हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। आई होप आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को पढ़ने और सुनने का फ़ायदा तब होता है कि जब उसे हम याद रखें, ताकि इन टॉपिक से संबंधित जब भी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए या मेंस में क्वेश्चन आए तो हम उसकी एक आइडियोलॉजी डेवलप कर पाएँ। ये स्पेशली प्री ओरिएंटेड क्लास है, तो इसमें हम आइडियोलॉजी बहुत कम डिस्कस करते हैं और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ताकि आप कोई भी प्रश्न को गलत ना कर पाएँ, चाहे वो अजर्शन का क्वेश्चन हो या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो या फिर किसी प्रकार के स्टेटमेंट को छांटने का क्वेश्चन हो। तो हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, देखते रहिए।